ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रतुड़ी जी, हमेशा ऐसा होता आया है कि जब जब विकास की संभावनाएं बनती हैं तो पर्यावरण सामने आ जाता है, विकास की बलि चढ़ा दी जाती है। तो ऐसे में ये जो आप क्षेत्रीय दल, एक आप मजबूत क्षेत्रीय दल है यहाँ पर, तो इसके विरोध में आप लोग जो है खुलकर सामने क्यों नहीं आते? नहीं, हम प्रयास तो करते हैं। हमने कहा नहीं, हमारी छोटी सी भागीदारी रही है पिछले सरकार में भी, और इस समय बहुत सीमित तो भागीदारी है, लेकिन उसके बाद भी हमारा ये कहना है कि पर्यावरण को लेकर के जो यहाँ एक हवा बनाई जाती है, चाहे वो संतों द्वारा बनाए चाहे पर्यावरण, तो वो हमने कहा नहीं कि वो बहुत खतरनाक साजिश है। और ये जो पर्यावरण के नाम पर, क्योंकि हमने कहा नहीं ये पूरा हिमालय क्षेत्र है, इस पर तो तब कोई आप सड़क नहीं बना सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं अगर पर्यावरण का सवाल है, लेकिन विकास से इसको जोड़ना चाहिए इस पर्यावरण को। और सरकार, हम तो लगातार मांग रहे हैं, अगर बिल्कुल ही इसको जंगल बनाना है, आबादीहीन करना है। आज की स्थिति ये हो गई है पूरे उत्तराखंड की कि यहाँ 58 गाँव तो जनशून्य हो गए हैं। उसका कारण भी यही है कि वहाँ काम के न तो प्रयास किया गया कि वहाँ न तो कोई उद्योग लगे हैं, न रोज़गार के साधन को कोई वहाँ प्राथमिकता मिली है, न ऐसा कोई रोज़गार के साधन हुए वहाँ जिससे कि बेरोज़गार वहाँ से, वो तो गांव खाली हो रहे हैं। और आने वाले समय मैंने कहा नहीं कि ये तो साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद देखिए, लगातार उस क्षेत्र में जो प्लान होने के कारण सरकार को भी एक सोचना पड़ेगा। और जैसा लखड़ा जी ने भी कहा कि सामरिक दृष्टि से अगर देखें तो ये चाइना से लगा हुआ क्षेत्र है, तिब्बत से और नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है, तो इसको सरकार को देखना चाहिए था, पर्यावरण को बचाना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी भी वहाँ के लोग तभी तो उठाएंगे जब वहाँ लोग रहेंगे। अब लोग वहाँ कोई है ही नहीं है, लगातार मैंने कहा नहीं कि जनशून्य गाँव हो रहे हैं और कोई रोज़गार का साधन खोल नहीं रहे हैं। एक थोड़ा सा एक लग रहा था कि ये परियोजनाएं बनेंगी तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ का नौजवान रुकेगा, यहाँ कुछ काम होगा, यहाँ विकास होगा। और जहाँ तक सरकार का लगातार दावा कर रही है, चाहे वो सरकार रही चाहे ये सरकार आई है कि हम ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे, सारे परियोजनाएं आप ठप कर दो और उसके बाद हम ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे, इससे लिए सरकार को भी की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। और जो परियोजनाएं बंद हुई हैं और जो परियोजनाएं बंद होने के कगार पे हैं, सरकार को सख्ती से उससे निपटना भी चाहिए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सानंद जी हैं, ये हमारे GD अग्रवाल जी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। प्रदेश के लिए ये पलायन को रोकने का क्या साधन है सरकार के पास? जब वहाँ आप ये जो परियोजनाएं इनको बंद कर देंगे तो बिजली की शॉर्टेज होगी, कोई छोटे उद्योग नहीं लग पाएंगे, बिजली की कमी होगी, तो कोई जो आप पर्यटन का एक बहुत बड़ा वो ले रहे हैं कि हम वो करेंगे, वो भी नहीं हो पाएगा। और ये परियोजनाएं अगर चलेंगी तो मैंने कहा नहीं कि इस खाली संभावना है खाली बिजली की नहीं, और मैंने कहा रोज़गार, पलायन और इसके साथ साथ पर्यटन को भी हम जोड़ते हैं। अच्छी घाटियाँ बनेंगी, ऐसा है कि ये तो लोग काम भी करेंगे, नौजवान रुकेगा, नौजवान की सोच होगी वहाँ के विकास के लिए। अब वहाँ नौजवान रुकेगा नहीं, कोई काम करने वाला मिलेगा नहीं, तो कैसा विकास की गति बढ़ेगी? तो हमारा ये कहना ये है कि सरकार की अगर जल विद्युत परियोजनाएं चली तो क्या उससे पलायन रुकेगा? स्वाभाविक रूप से उत्तराखंड में मात्र पर्यटन और या फिर बाहर जाकर जो सेना में लोग जाते हैं उस पर आधारित ही लोगों की आजीविका है। सिंचाई न होने के कारण या उद्योग, भारी उद्योग न लगने की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इस कारण रोजगार को लेकर के उत्तराखंड का नौजवान सदैव पलायन करता रहा है। सरकारों ने जिस तरह हिमाचल में बागवानी को लेकर बढ़ावा दिया या और इस तरीके के विकल्प उत्तराखंड के नौजवानों को रुकने के लिए दिए जाते, उनके रुचि के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार, या वो तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाते, स्वाभाविक रूप से लोग रुकते। किंतु जल विद्युत योजनाओं ने जिस तरह से टिहरी बांध के बाद लोहारी नागपाला, पाला मनेरी से लेकर कई बड़ी इन योजनाओं में जिस तरीके से आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, पर्यटन बढ़ा, लोगों का आवागमन बढ़ा, सड़कों की स्थिति ठीक हुई, होटल बनने लगे, तो स्वाभाविक रूप से समानांतर इन घटनाओं ने, ये योजनाओं ने बहुत बड़ा सहारा दिया। साथ ही हम ये कहना चाहेंगे
ये उत्तराखंड चिपको आंदोलन की धरती है। इसने सबसे पहले दुनिया को बताया कि वृक्षों की किस तरह रक्षा की जाती है। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी हों, चंडी प्रसाद भट्ट जी हों, अनेक बड़े विभूतियाँ पर्यावरण पर चिंता करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। किंतु आयातित पर्यावरणवादी जिनका कभी कोई अध्ययन नहीं रहा है, वो रिटायरमेंट के बाद अपने आनंद के लिए और अपने को चर्चित करने के लिए जिस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, पूरा देश उनके साथ नहीं है। धीरे धीरे मीडिया उनका साथ छोड़ रहा है, वो अखबारों की लाइनों से गायब हो रहे हैं और धीरे धीरे जो आंदोलन उनके गतिविधियों के कारण केंद्र सरकार के निर्णयों से योजनाएं ठप पड़ी हैं, वहाँ आंदोलन सुलग रहे हैं धीरे धीरे। और वो क्या हिंसक रूप ले सकते हैं वो फिर केंद्र सरकार को समाप्त करने या उनको सुलझाना मुश्किल होगा, क्योंकि उत्तराखंड में जल, जंगल और जमीन को लेकर ही, उसको लेकर ही कोई भी आप विकल्प नौजवान को दे सकते हैं। उसके अलावा चौथा विकल्प उत्तराखंड में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अविरल धारा की बात करते हैं हमेशा साधु समाज, पर्यावरण में वही बात करते हैं, तो ये अविरल धारा, तो इस अविरल धारा भी बराबर बनी रहे और परियोजनाएं भी चले, इस तो ऐसा कोई बैलेंस जो है आप क्यों नहीं इस तरह का बैलेंस बनता है, क्यों नहीं जो है फिर जो है ये समस्या बार बार क्यों उठ खड़ी होती है? जहाँ तक ये अविरल धारा का सवाल है, इस पर बड़ी बहस छिड़ती है, बहुत लोग कहते हैं। हम तो कहते हैं अविरल धारा गंगा में तो वहाँ गौमुख से लेकर के और हरिद्वार तक तो अविरल धारा है, यानी छोटी से कहीं टनल बन गई है, उसमें पानी चला गया तो दोबारा वो फिर नदी में, ओरिजिनल नदी में आ जाता है। लेकिन ये अविरल धारा का कहते और खाली परियोजनाओं को बंद करने की बात करते हैं। हरिद्वार के बाद गंगा बिल्कुल सूखी हो जाती है, हरिद्वार में अपर गंगा कैनाल है, लोअर गंगा कैनाल बन जाते हैं, तो ये सारा का सारा पानी आपके खेतों में या कहीं यूपी में चला जाता है, सिंचाई होती है वहाँ। तो लेकिन अविरल धारा का है दूसरा हमारा आगे भी दूसरा में जगह ही है, तो अविरल धारा का तो फिर कितना अविरल धारा की बात अगर नहीं, उसी कंसेप्ट की बात, उस कंसेप्ट की बात में हम कर रहे थे। हमारा ये कहना था कि अविरल धारा, कुछ लोगों का ये भी था कहना कि साहब बिल्कुल पानी सूखना नहीं चाहिए, लोगों के मरघट हैं या और चीज़ें हैं, तो उसमें तो सीधा सीधा था कि जो लीन पीरियड का पानी है उसका 10% या 15% पानी जो है उस मुख्य धारा में रहना चाहिए और बाकी पर जो है परियोजनाओं का काम चलना चाहिए। ये सुझाव पहले भी हम लोगों ने दिया, हमारे दल ने भी दिया और यहाँ लोगों भी उसमें करीब जनता तो सहमति उसके लिए थी। लेकिन ये कहाँ से नया एक सुगुफा आ गया कि सब अविरल धारा पूरी की पूरी होनी चाहिए और हरिद्वार के बाद पूरा गंगा में कहीं पानी नहीं है और अविरल धारा का कंसेप्ट जो है हरिद्वार में ख़त्म हो जाता है। इस बात को न सन्यासी समझ रहा है जो इसका विरोध कर रहे हैं परियोजना का, या बहुत से ऐसे जो पर्यावरणविद अपने को कह रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये अविरल धारा का तो हमने कहा नहीं कि गौमुख से लेकर के ये पूरा जो भागीरथी है या आपके अलकनंदा है वो पूरी की पूरी नदियों में आकर के हरिद्वार में इकट्ठी हो जाती है और हरिद्वार से फिर ये पानी कई धाराओं में चला जाता है, कई नहरों में चला जाता है। तो अविरल धारा का जहाँ तक प्रश्न है, अविरल धारा ही हरिद्वार के बाद ख़त्म होती है। तो हमारे कहना है कि ये जो सगुफे छोड़े जाते हैं और जो विकास का जो हम ये कहते हैं कि विकास उत्तराखंड का हो, ये विकास तभी हो पाएगा जब यहाँ ये परियोजनाएं चलेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा और जो भावना है सरकार की भावना कि ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति में कहीं कमी होगी तो ये काम नहीं कर पाएंगे, ना जनता इनका साथ दे पाएगी। और आज जैसा लखड़े जी ने भी कहा कि एक आग सुलग रही है, पूरे के पूरे लोग जो है आंदोलन के लिए उद्वेलित हो रहे हैं, चाहे आपका उत्तरकाशी का आदमी हो, टिहरी का आदमी हो, कहेंगे जो आप जब पूरा जो नौजवान है वो बेकार हो गए तो वो कभी ना कभी तो सरकार के खिलाफ खड़ा होगा। तो ये समय ना आने दे सरकार, और सरकार को हमारा भी सुझाव है कि इन परियोजनाओं को जल्दी लागू शुरू करें।